गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ग्रेट। देखिए, आज से मैं ये कहूँगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आज से स्टार्ट हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सर अभी तक क्या मजाकबाजी चल रही थी। बिल्कुल बेस था अभी तक। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ 5-7 मिनट में। लेकिन जो असली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी जो शुरुआत है वो आज से होगी। कॉन्ट्रैक्ट जो शब्द है वो दो वर्डिंग से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट अगेन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, प्रॉमिस और ए सेट ऑफ प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। और प्रॉमिस अगेन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो लाइक हम ये कह सकते हैं कि ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेकिंग ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्टिंग ऑफर से ही होती है। ऑफर वैलिड होना चाहिए। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर ए वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर के बाद उसकी वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ए वैलिड acceptance, how to communication and offer, when communication of acceptance is complete, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो भी एसेंशियल्स थी। तो एक तरह से हम प्रॉमिस तक तो पहुंच चुके हैं। अब बात आती है कंसिडरेशन की। तो टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके सामने कि टेक्निकल का मतलब ये कतई मत समझिएगा कि मुश्किल है। टेक्निकल जब भी मैं बोलूँगा लॉ में तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी आम विचारधारा है उससे हटके है कि लॉ की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, आपको उनको सोचना पड़ेगा। इस वजह से मैं इस चीज़ को क्या बोलता हूँ, टेक्निकल। डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि लॉ में कंसिडरेशन को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। अगर कंसिडरेशन की लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं तो कंसिडरेशन माना जाएगा। अदरवाइज आम बोलचाल में कंसिडरेशन का मतलब क्या है? किसी के लिए कुछ कर दिया आपने, बदले में समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन को बोला जाता है समथिंग इन रिटर्न। बदले में आपने कुछ किया, चाहे इन कैश चाहे इन काइंड, दैट इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन टू द अदर पार्टी। लेकिन क्या कंसिडरेशन देते वक्त जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट हैं वो सेटिस्फाइड हैं? अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपने किसी भी व्यक्ति के लिए कितना भी बड़ा काम किया तो भी लॉ में वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो लीगल माइंड आपका होना ज़रूरी है। अभी नहीं है तो धीरे धीरे करके डेवलप होगा लीगल माइंड कि किन किन इश्यूज़ के ऊपर कोर्ट में डिस्कशन होते हैं, चर्चाएँ होती हैं, कैसे पार्टी केस जीतती है, कैसे पार्टी केस हारती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंसिडरेशन की डेफिनेशन की। सेक्शन को रिक्वायर्ड नहीं है कि आप याद करें। मेरा कुछ नहीं जाता, मैं बोल सकता हूँ कि सेक्शन भी आपको याद करना है, ठीक है। मुझे तो उसमें कुछ समझाना ही नहीं है। लेकिन फाउंडेशन स्टेज पर सेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट ये है कि आप ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखें तो सही लिखें, नहीं लिखेंगे नंबर नहीं कटेंगे। लिखा वो गलत लिखा तो नंबर कटेंगे आपके। तो ज़्यादा अच्छा है कि जब रिक्वायरमेंट है ही नहीं और ना ही ये सी इंटरमीडिएट में काम आने वाला एक्ट है, ना ही सी फाइनल में काम आने वाला एक्ट है, तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो सी इंटरमीडिएट में कंटिन्यू रहेगा। तो एक बार को वहाँ की याद कर लें, फिर भी समझ में आता है, ठीक है ना। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी सी इंटरमीडिएट में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पर इनकम टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ना केवल एकेडमिक लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल पे भी काम आएंगे आपके। तो अभी से याद करने की प्रैक्टिस डालेंगे तो जब आप कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो वहाँ पे बहुत काम आएंगे। एक दिन में चीज़ें याद नहीं होती। लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कभी भी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखोगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कभी भी आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखोगे। देख लीजिएगा, आपके जानने वाले कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। अब ऐसा नहीं कि दो पार्टियां आपस में कॉन्ट्रैक्ट लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आ रही हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका केस लड़ रहा है। ये है बड़ा एक्ट,
लेकिन इसमें पैसे नहीं हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट वो काम करना पसंद करता है जिसमें पैसा हो। इनकम टैक्स के काम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के काम है, तो जनरली वो चीज़ें जाती हैं। लॉ में 2 ही जगह पैसा है, आपको मैं बता दूं। अगर कब आपको लॉ में, लीगल फील्ड में आपको अपना कैरियर बनाना है, तो कोई बता सकता है कि किन 2 एरिया में पैसा है? या तो क्रिमिनल एक्ट में, इंडियन पेनल कोड जैसे लाइक हुआ, या रिवेन्यू एक्ट में। रिवेन्यू एक्ट यानी कि जिससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, इनकम टैक्स हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ। तो यहाँ जब कंपनियां फंस जाती हैं, एक एसएससी फंस जाता है, तो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए के केस होते हैं, तो आदमी भगा फिरता है, फिर कैसे बचाया जाए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है? ये गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा है नहीं इससे। गवर्नमेंट को कौन सा पैसा मिल रहा है? 2 पार्टियां आपस में कॉन्टैक्ट कर रही हैं, लड़ रही हैं, गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। और जो पार्टियां लड़ती हैं वो भी लीगल एडवाइस के ज़्यादा पैसे नहीं देती। वो भी ये सोचती हैं कि सस्ते सस्ता मुझे आदमी मिल जाए, क्योंकि उसे नुकसान नहीं है। लेकिन कोई आदमी केस में फंस जाए तो अपना घर भी बेच देगा, लेकिन केस से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वो कोई मर्डर के केस में फंस जाए, किसी और चीज़ में फंस जाए, तो आदमी के घर बिक जाते हैं, लेकिन वो पैसा देता है, अच्छे से अच्छे वकील को चुनता है। शाहरुख खान का बेटा फंस गया था, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, किसी भी तरीके से उसे बाहर निकालना है मुझे। लेकिन क्या शाहरुख खान किसी से कांटेक्ट करा, उसने, उसके बेटे ने कांटेक्ट किया, उसमें कोई चीज़ फंस गया, कौन आदमी इतना पैसा दे रहा है? कोई भी नहीं देगा। समझ आ रही है बात आपको? तो ये मैंने एक जानकारी के लिए बताया आपको कि किन चीज़ों पर ध्यान देना है आपको, किन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। अननेसेसरली आप लेबर कर रहे हैं, ज़्यादा लेबर करने वाला, ऐसा नहीं कि वो पैसा ज़्यादा कमाएगा, उसके ज़्यादा नंबर आएंगे। लेबर भी स्मार्टली करनी है। लेबर तो एक मजदूर भी करता है, उससे ज़्यादा मेहनत कौन कर सकता है, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाता। तो सेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा है तो उसका एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए। तो सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसिडरेशन एज अंडर। सेक्शन 2D इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंसिडरेशन को परिभाषित करता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिटर। ये मैंने जो लॉ मेकर्स परिभाषा देते हैं वो पैराग्राफ के फॉर्म में देते हैं, लेकिन मैंने तोड़ी भी है इन्हें। राइट का निशान लगा हुआ है, तो हर राइट का निशान इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आगे की जो लैंग्वेज है, आगे की जो टर्मिनोलॉजी है, वो अपने आप में कीवर्ड है। मतलब ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिटर, इसका बड़ा खूबसूरत सा यूज रहेगा, मैं भी जब एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, केस स्टडी बताऊंगा। द डिजायर ऑफ द प्रोमिटर यानी कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? प्रोमिसर की इच्छा से होना चाहिए। अब आप बताएं प्रोमिसर कौन होता है, प्रोमिसी कौन होता है? प्रोमिसर कौन होता है, प्रोमिसी कौन होता है? इन्होंने बताया कि प्रोमिसर, ऑफरी और प्रोमिसी, ऑफरर। पीछे से आवाज़ आ रही है कि उल्टा, प्रोमिसर ऑफरर, अब प्रोमिसी। तो बताओ ना मुझे, ऑफरर और ऑफरी तो बता चुका हूँ मैं आपको। एक्चुअली ऑफरर और प्रोमिसर साउंड एक जैसी हो रही हैं, तो बहुत आसान है ये कहना कि प्रोमिसर ऑफरर और प्रोमिसी ऑफरी। एक्चुअली क्या है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग गड़बड़ करते हैं। ऑफरर और ऑफरी बिल्कुल क्लियर है, ऑफरर और ऑफरी बिल्कुल क्लियर है। जो पहल करेगा, ऑफर देगा, वो ऑफरर, और जिसे ऑफर दिया जाएगा ऑफरी। लेकिन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोथ पार्टीज आर प्रोमिसर एंड बोथ पार्टीज आर प्रोमिसी। अब ये जिस समय आप प्रोमिसर और प्रोमिसी को तय करें, वो एंगल देखना पड़ेगा, किसके एंगल से आप कर रहे हैं। ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप टीचर से पूछें, जो लोग के टीचर हैं, क्योंकि मैंने शायद पहली क्लास में बताया था आपको
कि लो पढ़ाना सबसे ईजी है, किसी को भी खड़ा कर दो पढ़ा देगा, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए बस। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आप उसमें कुछ कह ही नहीं सकते, आपको सही पढ़ाया जा रहा है गलत पढ़ाया जा रहा है। अब मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसके टेक्निकल पॉइंट होते हैं। जब आप दो इतनी समझ तो है आप लोगों में कि जब दो लोगों की अलग अलग बातें सुनोगे तो इतना तो आप क्लियर कर लोगे कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, लेकिन इतनी समझ नहीं होती है कि एक आदमी की बात सुनो और आप एनालिसिस कर सको। जैसे इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, चुनाव होते हैं, उसमें मोदी की अपनी रैली होती है, मोदी अपना कुछ कह रहे हैं, सब लोग अच्छा लगता है, राहुल गांधी अपनी रैली कर रहे हैं, अच्छा लगता है, एक ही तरफ से चल रहा है। अमेरिका में पता है चुनाव कैसे होते हैं? दो जो नेता होते हैं वो एक ही मंच पर खड़े होकर बहस करते हैं, असली डिबेट वो होती है, तो लोगों को पता लग जाता है कि क्या सच है क्या गलत है। आप एक ही मंच पर जब खड़े होगे इतना आसान नहीं होता। एक ही आदमी कह रहा है, उसे पता है कि मेरे कोई काट करने वाला ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। अब जिसमें जितना दम है बेवकूफ़ बनाने में वो सक्सेस हो जाता है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टियां प्रोमिसर और दोनों ही पार्टियां प्रोमिसी होती हैं। एक्चुअली प्रोमिसर वो जो वायदा कर रहा है, प्रोमिसी वो जिससे वायदा किया जा रहा है। आपने मुझे ऑफर दिया कि सर हम आपसे सीए फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, प्राइस बता दिया, अपना कंसिडरेशन बता दिया, तो ऑफरर ऑफरी तो क्लियर है कि जो पहल करेगा वो ऑफरर, जिसके पास ऑफर जाएगा वो ऑफरी। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही प्रोमिस हैं, दोनों ही प्रोमिसी हैं। मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ मैं पढ़ाऊँगा, सर्विसेज दूंगा, आप भी मेरे से वायदा कर रहे हो कि आप मुझे पेमेंट करोगे। तो पेमेंट करने के लिए आप प्रोमिसर हो गए, पढ़ाने के लिए मैं प्रोमिसर हो गया, पढ़ने के लिए आप प्रोमिसी हो गए, पेमेंट लेने के लिए मैं प्रोमिसी हो गया। प्रोमिसर यानी कि जो वायदा करेगा, प्रोमिसी मतलब जिससे वायदा किया जाएगा। एक बस दिल्ली से आ रही है तो मेरठ में खड़े होकर आदमी स्टेटमेंट क्या पास करेगा? बस नंबर संख्या ये दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में खड़ा होकर बंदा क्या स्टेटमेंट पास करेगा? बस संख्या ये दिल्ली से मेरठ जा रही है, बस वही है, वही जा रही है, वही आ रही है। आप किस एंगल से देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो प्रोमिसर और प्रोमिसी किस एंगल से चेक किया जाएगा वो इम्पोर्टेंट है। किस चीज़ के लिए आप प्रोमिसर हैं? एक चीज़ के लिए आप प्रोमिसर होंगे, दूसरी चीज़ के लिए आप प्रोमिसी होंगे। मैं पढ़ाने के लिए प्रोमिसर हूँ क्योंकि मैंने आपसे वायदा किया है, लेकिन मैं साथ ही प्रोमिसी भी हूँ क्योंकि मुझे पेमेंट मिलना है, वो आपने वायदा किया हुआ है। आप प्रोमिसर हैं पेमेंट देने के लिए, लेकिन आप प्रोमिसी इस बात के लिए भी हैं कि दूसरी ने भी आपको वायदा किया हुआ है, पढ़ने के लिए आप प्रोमिसी हो गए। तो कंसिडरेशन मीन्स व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि इच्छा चलेगी प्रोमिसर की। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, देखिएगा यहाँ पर एनी अदर पर्सन भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जहां तक कंसिडरेशन देने का सवाल है वो कोई भी दे सकता है, वो प्रोमिसी भी दे सकता है और एनी अदर पर्सन भी दे सकता है। अगर ये लिख देते कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और आगे की जो लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि कंसिडरेशन ऑलवेज किसको देना पड़ता? प्रोमिसी को देना पड़ता। बात करने के लिए आप आए मेरे से, फाउंडेशन पढ़ना है, कंसिडरेशन आपको क्या चाहिए? आप पेमेंट देने के लिए प्रोमिसर हैं, बदले में आपको क्या चाहिए ये आप तय करेंगे। आपने कहा सीए फाउंडेशन पढ़ना है, मेरे पास बीकॉम के बैच भी चल रहे हैं, मैं बीकॉम के बैच में बैठा दिया, वहाँ पे भी लो है, वहाँ पे भी अकाउंट्स है, वहाँ पे भी इको है, मैं कहा सेम चीज़ ही तो है। तो ये तो आप तय करेंगे ना कि कौन से बैच में आपको पढ़ना है। बदले में मुझे क्या चाहिए? प्रोमिसर में हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन उस पढ़ाने के बदले मुझे क्या चाहिए ये मैं तय करूँगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि सर पापा इस चीज़ के लिए तो नहीं मान रहे, हम ये दे देंगे,
हमारी दुकान है, हम आपको 32 इंच का LCD दे देंगे, चलिए। रेफ्रिजरेटर की दुकान है, हम आपको रेफ्रिजरेटर दे देंगे, कैश नहीं देंगे हम, तो वो तो तय मैं करूँगा ना। लेकिन देने के लिए कोई भी दे सकता है। अगर यहाँ लिख देते लॉ मेकर्स कि प्रोमिसी ही देगा, तो आपको पेमेंट खुद ही लाना पड़ता, जबकि आपको पता है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स NEFT कर दें, IMPS कर दें, वो खुद आके पैसा दे जाएं। मतलब आप प्रोमिसी हो ना, पढ़ने के लिए आप प्रोमिसी हो, तो कंसिडरेशन प्रोमिसी भी दे सकता है, कोई और भी दे सकता है। समझ में आ रही है बात आपके? ऐसा नहीं है कि प्रोमिसी को ही देना है। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो समझ में आ रही है बात? एनी अदर पर्सन का मतलब क्या है? अब ये एक ही बात लिखी हुई है, 3 तरीके से लिखी हुई है, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेड टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। यानी कि प्रोमिसर की इच्छा पर प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन कुछ कर चुका है, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या बच रहा है कुछ करने से। एब्सटेन का मतलब होता है निगेटिव एक्ट। हैज डन यानी कि कुछ कर चुका है, एब्सटेन्ड का मतलब है नॉट टू डू, या कुछ नहीं किया, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या कुछ कर रहा है या कुछ नहीं करेगा। वो प्रोमिसेड टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा। कुल मिला के ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि जो कंसिडरेशन है वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है। इंडिया में तीनों ही फॉर्म अलाउड है। इंडिया में कंसिडरेशन जो है तीनों ही फॉर्म में क्या है, अलाउड है। पास्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आज मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ, आप मेरे से वायदा कर रहे हैं तो आज ही कंसिडरेशन चाहिए। फ्यूचर में भी हो सकता है। जनरली क्या होता है, प्रेजेंट में ही होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इंडिया में तीनों ही फॉर्म अलाउड है। हमारा जो ज़्यादातर एक्ट हैं वो इंग्लिश लोगों से मिलते जुलते हैं, इंग्लैंड से मिलते जुलते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 200 साल राज करा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी क्या है, 1872। उस समय अगर आपको मालूम हो तो अंग्रेज़ों का शासनकाल था, अच्छे लेवल पर था उस समय का एक्ट बना हुआ है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो संविधान है हमारा वो अमेरिका से मिलता जुलता है, और जो एक्ट हैं, संविधान एक अलग चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग चीज़ है, और ये एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये ज़्यादातर एक्ट इंग्लैंड से मिलते जुलते हैं, थोड़े बहुत चेंज के साथ, थोड़े बहुत बदलाव के साथ। संविधान हमारा किससे मिलता जुलता है, अमेरिका से। इसे कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, मालूम होना चाहिए आपको। फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो पावर्स हैं वो बटी हुई होती हैं, किसी एक के पास सीमित नहीं होती हैं। हम ये कहें कि इंडिया का बॉस कौन, एक जनरल भाषा में कह सकते हो आप प्रधानमंत्री, लेकिन ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के जो बॉस हैं, अगर यही पूरे पावर होते इनके पास, बटी हुई नहीं होती, तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आंखें नहीं दिखला सकते थे फिर इन्हें। ऐसा नहीं बोल सकते थे कि मोदी ने कोई लॉ पास करा तो उसके बाद आप अपने प्रदेश में वो लागू करने देंगे, नहीं करने देंगे। हमारे यहाँ क्या है कि मोदी चाहे कुछ भी हैं, अगर राज्य के मुख्यमंत्री चाहें तो अपने राज्य में घुसने भी ना दें उन्हें, क्योंकि उनके पास राज्य का जो बॉस है वो कौन है, मुख्यमंत्री है। कानूनन
शहर की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास है? डीएम के पास है। हाँ जी, एक बीजेपी को रैली निकालनी है मेरठ में और डीएम ने मना कर दिया, तो कानून निकाल नहीं सकते आप, चाहे बीजेपी की सरकार हो। कानूनन की अगर बात करें, वो एक अलग बात होता है, प्रेशर वगैरह सब ये होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, तो होने के लिए सारे काम होते हैं, लेकिन कानून अगर बात करें तब निकाल नहीं सकते। आपने एक लेडी का नाम सुना होगा, मैं किरण बेदी। किरण बेदी चर्चा में कैसे आई थी मालूम है आपको? एक आईपीएस अधिकारी तो थी। आईपीएस अधिकारी बहुत से होते हैं, बहुत होते हैं आईपीएस अधिकारी, हर साल नए नए बनते हैं। किरण बेदी चर्चा में कैसे आई थी? जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनकी गाड़ी का चालान काट दिया गया था। वो किरण बेदी थी। तुम होगी प्रधानमंत्री, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था की बॉस मैं हूँ कानूनन। अगर आपकी गाड़ी कहीं गलत जगह खड़ी हुई है तो मेरे पास पूरी पावर है। दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म। हर व्यक्ति के पास अपने क्षेत्र की असीमित पावर है, उसे आप छोटे या बड़े से नहीं नाप सकते। सिंघम आपने मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था जब उसका बड़ा अधिकारी डीसीपी अजय देवगन को कहता है आप ये काम करो, मैंने कहा लिख के दीजिए। डीसीपी ने कहा जी मैं इस पूरे क्षेत्र को संभालता हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। तो एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, लेकिन आपको याद होगा, मूवी सबने देखी होगी। तो अजय देवगन बोलता है इस थाने का मालिक मैं हूँ, इसके मालिक आप नहीं हो। तो अपने बड़े बॉस को भी आप क्या कर रहे हो? चैलेंज कर रहे हो, क्योंकि आपके अंडर में जो चीज़ है वो सिर्फ आपकी है, आप होंगे बड़े। समझ आ रही बात? तो दिस इज कॉल्ड फेडरलिज्म, यानी कि पावर जो है वो बटी हुई है। तो कभी और चर्चा कर लेंगे हम इस बात पे। ये तो मैं केवल आपको लो समझाते समझाते कुछ फंडामेंटल भी वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और एक्ट जो है हमारे इंग्लैंड से मिलते जुलते हैं। इंग्लैंड में अभी भी जो सरकारें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो इंडिया में चलता था राजा महाराजाओं का शासन, करीब करीब उसी को फॉलो किया जाता है। इलेक्शन हो रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन पूरा फेडरलिज्म नहीं हो पाया वहाँ पर। नेपाल में अभी भी राजशाही है। बहुत सारे देश ऐसे हैं तो जो इंडिया के बारे में आप सुनते हैं राजतंत्र वाली बात कि उन्हीं के बच्चे को विरासत मिलती थी, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी भी वही चलता है। तो मैंने क्यों ये चर्चा की मैंने आपके साथ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आना नहीं चाहिए वैसे। इंडिया के ही एक्ट याद नहीं हो पाते हैं, इंग्लैंड के तो क्या याद होंगे आपको, एक ही देश के एक्ट याद नहीं हो पा रहे, लेकिन आ जाता है। इन इंग्लैंड कमेंट दिस स्टेटमेंट, इन इंग्लैंड पास्ट कंसिडरेशन इज ए कंसिडरेशन या पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट ए कंसिडरेशन। तो इंग्लैंड में क्योंकि चेंज हुआ है यहाँ पर, इंग्लैंड में पास्ट कंसिडरेशन नो कंसिडरेशन, बट इन इंडिया पास्ट कंसिडरेशन इज ऑलवेज ए कंसिडरेशन। यानी कि इंडिया में कंसिडरेशन तीनों ही रूप में अलाउड है, पास्ट भी अलाउड है, प्रेजेंट भी अलाउड है और फ्यूचर भी अलाउड है। लेकिन इंग्लैंड में केवल दो ही तरह के कंसिडरेशन अलाउड है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये मालूम होना चाहिए, नॉलेज से। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, ना आते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए रिक्वायर्ड है। समझ आ रही बात? तो ये बात समझ में आती है आपके, हैड डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग दिस इज पास्ट, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग दिस इज प्रेजेंट, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग दिस इज फ्यूचर। सच एक्ट, यानी कि जो कार्य किया, यहाँ एक्ट का मतलब क्या है? एक्शन। अरे एक होता है एक्ट, ये वाला जिसमें ए कैपिटल होता है, दिस इज कॉल्ड कानून। स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन जब भी आप कानून के लिए लिखें तो ए ऑलवेज बड़ा होना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मतलब मजाकबाजी की बात नहीं करता मैं, ये रूल भी है।
और जब आप ये वाला लिखेंगे एक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्शन। तो सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रोमिसेस इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। यानी कि जो कार्य है वो ये एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस का मतलब क्या होता है? नॉट टू डू, यानी कि कुछ ना करना, नॉट टू। तो जो कार्य है कुछ किया या कुछ नहीं किया, इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। अब देखिए, मतलब इसकी टेक्निकलिटीज को पहचानने की कोशिश कीजिएगा आप। मैं क्या समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ए का लड़का खो जाता है, ए का लड़का खो जाता है, ए सन इज लॉस्ट एंड बी गोज इन सर्च फॉर हिम। बी उसे ढूंढने निकल बैठता है। कैन, समझिए क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहे हैं। कैन बी क्लेम रेम्यूनरेशन फ्रॉम ए, क्या बी ए से रेम्यूनरेशन ले सकता है कानूनन? 3 अलग अलग केस हैं इसमें। इफ बी डज दिस एक्ट वॉलेंटरली, अगर बी ये कार्य स्वेच्छा से करता है, कोई कुछ नहीं कहता उससे करने के लिए, तो ऑल्दो बी ने ए के लिए कितना बड़ा काम किया है, इसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है। लेकिन ए से वो लीगली कंसिडरेशन डिमांड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कंसिडरेशन दोनों के लिए होना चाहिए। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। जब ये केस पहुंचेगा तो अगर बी ए से डिमांड करता है तो ए तो दे रहा है कंसिडरेशन, बदले में बी क्या कर रहा है? बी ये कहेगा कि मैंने इनका लड़का ढूंढा है, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। लेकिन क्या कानूनन ये कंसिडरेशन है? ये कहेगा मैंने तो नहीं कहा था, मेरी इच्छा से कहाँ किया आपने काम। अगर आप वॉलेंटरली कुछ काम करते हो, चाहे कितना भी बड़ा काम कर दो, तो ये दूसरे के लिए आप कंसिडरेशन नहीं गिना सकते। अदरवाइज जितने भी सड़कों पर, रोड पर कुछ प्ले करने वाले लोग हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कहीं एक कुछ नौटंकी चल रही है, कुछ कार्यक्रम चल रहा है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आप आनंद लेते हो, मतलब कुछ मज़ा आ रहा होगा तभी आप खड़े भी रहते हो, चाहे वो 10 मिनट है, चाहे आधा घंटा है, चाहे 1 घंटा है, ठीक है ना। बाद में कुछ लोग वॉलेंटरली उन्हें कुछ दे देते हैं, लेकिन वो कहने लगे कि जो शख्स यहाँ खड़ा था हर आदमी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो लीगली ऐसा अलाउड नहीं है, क्योंकि वो वॉलेंटरली कर रहे हैं। आप आनंदित हो रहे हो, आपका समय पास हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तभी आप खड़े भी हो, लेकिन आपने थोड़ी कहा था उनसे काम करने के लिए। तो अगर वो आपसे कुछ डिमांड करते हैं तो आप ये कहोगे तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, वो कहेंगे तुम्हारे लिए, तो मैं ये सारा प्रोग्राम ही तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो मैंने तो नहीं कहा था आपसे करने के लिए। समझ आ रही है बात आपके? तो लीगल पॉइंट को पहचानिए, क्योंकि जब आप कोई भी केस का आंसर देंगे तो आपको लीगल इशू पता होने चाहिए। आंसर के तो नंबर है ही नहीं वहाँ पर, आपका आंसर सही या गलत है इसके नंबर नहीं है। इंस्टीट्यूट का कहना है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर होते हैं आपके सही या गलत आंसर के, और 4 नंबर होते हैं इस बात के कि आपने उसे दिया कैसे। ज़्यादातर बच्चों के आंसर तो होते हैं सही, लेकिन वो देने का जो तरीका है वही सही नहीं है, तो नंबर नहीं आने के। इफ बी डज दिस एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए, कैन नाउ बी क्लेम रेम्यूनरेशन फ्रॉम ए? यस। इफ बी डज दिस एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ सी, कैन नाउ बी क्लेम रेम्यूनरेशन फ्रॉम ए? आंसर इज नो। कैन बी क्लेम रेम्यूनरेशन फ्रॉम सी? आंसर इज यस। अगर क्वेश्चन बदल जाएगा तो आंसर बदल जाएगा। पहले वाले का आंसर है नहीं कर सकता वो, कैन नॉट क्लेम, कैन नॉट क्लेम, कैन क्लेम फ्रॉम ए। यहां पर आएगा कैन नॉट क्लेम
फ्रॉम ए बट कैन क्लेम फ्रॉम सी। कभी आप सोचने लगे कैन नॉट क्लेम, तो बस ए से क्लेम नहीं कर सकता तीसरे वाले में, लेकिन अगर सी से चाहे तो सी से क्लेम कर सकता है, क्योंकि सी के कहने पर उसने ए का लड़का ढूंढा था। तो जो ए का लड़का ढूंढना है वो सी के लिए क्या बनेगा, सी के लिए क्या बनेगा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन समझिए, कंसिडरेशन का मतलब पैसा नहीं होता खाली, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पैसा थोड़ी दे रहा हूं, तो मेरा पढ़ाना आपके लिए कंसिडरेशन है, और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, आप जो मुझे फीस देते हो वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, मैं जो सर्विसेज दे रहा हूं। तो जो ए का लड़का ढूंढना है वो सी के लिए कंसिडरेशन है, सी वाले पार्ट में। ए के लिए तब भी नहीं है वो, क्योंकि इन्हें तो बोला ही नहीं था, लेकिन सी के लिए, तो सी के लिए तो सी को भी तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। ए के लिए नहीं है तो यहाँ पे ए के लिए कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन लीगल इश्यूज को पहचानना पड़ता है। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। एग्जाम्पल पढ़िएगा, फिर एसेंशियल रिक्वायरमेंट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अजय गारंटीड भुवन फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 month क्रेडिट टू चैतन्या। समझिएगा, अजय गारंटीड भुवन फॉर पेमेंट ऑफ द प्राइस और द गुड्स विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 month क्रेडिट टू चैतन्या। भुवन और चैतन्य आपस में नहीं जानते होंगे एक दूसरे को। चैतन्य परचेजर है, भुवन सेलर है। चैतन्य ने कहा कि भुवन जी मुझे कुछ गुड्स चाहिए, मुझे कुछ गुड्स चाहिए, लेकिन पैसा दूंगा 1 महीने बाद। भुवन ने मना कर दिया, तो कोई ना कोई तो मीडिएटर चाहिए। तो अजय ने भुवन को कहा मैं गारंटी लेता हूं, आप माल बेचिए, पेमेंट आपका हो जाएगा। तो हियर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्य इज कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस। तो ए को क्या मिला, अगर आप पहचाने इसमें कंसिडरेशन, क्योंकि आप गलती क्या करेंगे कंसिडरेशन में, क्या मिला मुझे, कैश में क्या मिला, सर्विसेज क्या मिली। यहां पर ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, अजय के लिए कंसिडरेशन क्या है, भुवन ने 1 महीने का क्रेडिट दे दिया चैतन्य को, यही अजय के लिए क्या मान लिया जाएगा, कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। कंसिडरेशन का मतलब है जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन हो किसी भी चीज के लिए। आप बदले में क्या चाहते हो, तो आप चाहते हो कि चैतन्य को 1 महीने का क्रेडिट मिल जाए, अब भुवन ने दे दिया आपके यहाँ से, तो यही अजय के लिए क्या है, कंसिडरेशन। अब भुवन के लिए कंसिडरेशन क्या है, भुवन ने तो अजय को कंसिडरेशन दे दिया, पहचानो आप, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं। भुवन ने तो अजय को कंसिडरेशन दे दिया, क्या दे दिया, कि आपकी बात रखी, अरे 1 महीने का क्रेडिट दे दे जो कि नहीं दे पाता मैं, अगर तुम नहीं होते तो मैं नहीं दे पाता। तो अजय के लिए कंसिडरेशन हो गया, भुवन के लिए क्या हो गया, पहचानिए, भुवन के लिए कंसिडरेशन क्या है, उस बात की गारंटी कि आपका पेमेंट सिक्योर है, इस बात की गारंटी कि आपका पेमेंट सिक्योर है। दिस इज द कंसिडरेशन फॉर भुवन। ये आइडेंटिफाई करिएगा। एग्जाम्पल 2, इक्वलिट प्रोमिसेस। ये एग्जाम्पल मैंने आपके स्टडी मटेरियल से लिए हुए हैं, ये जितने भी हैं, आपको खुद ब खुद भी पता लग जाएगा, मैं आपको वैसे बता दूं। फ़ॉन्ट चेंज है, ऊपर की लैंग्वेज का फ़ॉन्ट देखिएगा और नीचे का देखिएगा, तो जो फ़ॉन्ट चेंज जहाँ पे आ रहे हैं वो सब स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है। एक कॉलेज प्रोमिस स्टूडेंट हु विल सिक्योर अबव 95% फॉर द जॉब इन MNC
एक कॉलेज ने वायदा किया कि जो भी विद्यार्थी 95% से ऊपर लाएगा उसे हम जॉब पक्की गारंटी देते हैं मिलेगी। कंसिडरेशन नीड नॉट बी इन मॉनेटरी, ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंसिडरेशन का मतलब ये मत समझिए कि कैश में ही कुछ मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन किसी भी चीज़ से मिल रहा है, ये भी कंसिडरेशन है। Here the promise for recruitment of candidate will be considered as consideration for the act of student scoring above 95। स्टूडेंट के लिए कंसिडरेशन क्या है? स्टूडेंट के लिए कंसिडरेशन क्या है? जॉब की सिक्योरिटी, जो भी बच्चा 95% से ऊपर लाएगा। ठीक है। अभिषेक प्रोमिसेज भारती नॉट टू फाइल इश्यू अगेंस्ट हिम इफ सी भारती वुड पे हिम अभिषेक 1 लाख। तो यहां पे क्या है? एब्स्टिनेंस, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्पल आप कुछ करने के तो बना लेते हो, कुछ ना करने के। अभिषेक ने भारती के से प्रॉमिस किया कि वो मुकदमा नहीं करेगा भारती पर अगर वो भारती 1 लाख रुपए अभिषेक को दे देती है। कुछ फंसी भी होगी भारती, अभिषेक के पास हथियार होगा उस पर मुकदमा करने का, लेकिन वो कह रहा है नहीं फाइल करूंगा मैं अगर तुम 1 लाख रुपए मुझे दे देती हो। तो भारती के लिए क्या है कंसिडरेशन? नॉट टू फाइल ए सूट, यानी कि एब्स्टिनेंस। और अभिषेक के लिए कंसिडरेशन क्या है? 1 लाख। अब एक को 1 लाख मिल रहे हैं, भारती को मुकदमा उस पर नहीं हो रहा, वो कंसिडरेशन होता है। लेकिन ये समझ लीजिएगा एब्स्टिनेंस हमेशा कंसिडरेशन नहीं होता, क्योंकि आगे भी रिक्वायरमेंट आएंगी। लो खाली एक चैप्टर आपने पढ़ लिया उससे नहीं सीखा जा सकता, आपस में कंबाइंड होता है। लो ये सब चीज़ें वहीं अलाउड हैं जहाँ कंप्रोमाइज अलाउड है, जहाँ कंप्रोमाइज अलाउड नहीं है। आपने किसी को मर्डर करते हुए देख लिया और आपने उससे सौदेबाजी करी कि मैं मुकदमा मैं बताऊंगा नहीं, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, अलाउड ही नहीं है, ये इलीगल हो जाएगा। जहाँ कंप्रोमाइज कानूनन अलाउड है, जहाँ कानूनन अलाउड है, बहुत सारी जगह अलाउड नहीं होते। कभी आप कोई सा भी एग्जाम्पल परोस यहाँ पेपर में एब्स्टिनेंस का, ठीक है ना, और आप सोच लें कि हो जाएगा। वो तलाक का मुकदमा होता है, कानून अलाउड होता है कि लड़का पक्ष वाले लड़की पक्ष वाले समझौता करे, लड़की पक्ष वालों को 50 लाख 1 करोड़ जो भी बात 5 लाख 2 लाख जिसकी भी जैसी हैसियत है वो कंप्रोमाइज़ करे। लिखित में होता है, वो कोर्ट में एविडेंस जाता है कि लड़का पक्ष वाला लड़की पक्ष वालों को इतने लाख रुपए देने के लिए तैयार है, वहाँ अलाउड है। समझ आ रही है बात? ABC has a shop of electric items. XYZ wishes to open another electric shop next to his shop. ABC offers 2 lakh to XYZ for shifting the same away from 1 kilometer of ABC shop. Here consideration given for abstaining XYZ from opening a shop nearby. ऑलरेडी ABC की शॉप है इलेक्ट्रिक आइटम की, XYZ भी बराबर में खोलना चाहता है, तो नुकसान ABC को भी होगा। फायदा XYZ को होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन ABC को नुकसान होगा। तो ABC ने समझदारी दिखलाई, XYZ से कहा 1 किलोमीटर दूर खोल लो, मैं आपके लिए इसके लिए इतने रुपए दे देता हूँ। तो ये भी क्या है? एब्स्टिनेंस, नॉट टू ओपन द शॉप नियर बाई। तो XYZ नहीं करेगा काम, क्या काम नहीं करेगा? कि दुकान नहीं खोलेगा। तो दिस इज ए कंसिडरेशन फॉर ABC, और ABC दे ही रहा है उसे जो भी 2 लाख रुपए है। तो दोनों के लिए कंसिडरेशन हो गया। ABC के लिए कंसिडरेशन हो गया कि वो दुकान नहीं खोलेगा, और XYZ के लिए कंसिडरेशन हो गया कि वो 2 लाख रुपए से मिल रहे हैं। क्लियर है जी? कोई डाउट हो बता दीजिए। कंसिडरेशन का तो मतलब हिंदी में तो इसे कहते हैं कि कुछ मिलना, समथिंग इन रिटर्न। कहते नहीं कि मैं अपना चश्मा बेच रहा हूँ तो आप नॉर्मली क्या कहते हैं, क्या कीमत है इसकी? तो इसे और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, क्या कंसिडरेशन मुझे मिलेगा, ऐसा ही बोल सकते हैं ना। लेकिन लीगल मतलब कुछ और है। लीगल मतलब कंसिडरेशन का मतलब मॉनेटरी नहीं होता कि मॉनेटरी में ही हो, बदले में कुछ। अब वो कुछ कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, या अदर चीज भी हो सकती है, लेकिन जिसकी इन द आईज ऑफ लॉ कुछ वैल्यू हो, कानून की आंखों के सामने कुछ वैल्यू हो। क्लियर?
तो आज की क्लास को यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके एसेंशियल एलिमेंट को बढ़ाएंगे। कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा अब, क्योंकि कंसिडरेशन अपने आप में बड़ा टॉपिक है। 3-4 क्लास लगेंगी इसके अंदर। उसके बाद फ्री कंसेंट आएगा, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब पूरा अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एक अच्छे लेवल पर है, जहाँ पर हम केस स्टडी को भी डिस्कस करेंगे। अभी तक जितने भी आपने 3-4 यूनिट करी हैं वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा हैं, केस स्टडी ज़्यादा नहीं है। केस स्टडी तो सब चीज़ों में मिलकर आती हैं। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच।